अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर 2 9th क्लास का हम स्टार्ट करने लगे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें मैंने कोशिश की है कि जो अहम चीज़ें हैं उनको डिफरेंट कलर्स में लिखा जाए ताकि आपको याद रह जाए। एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्रिटस, इस बंदे ने सबसे पहले एटम की बात की। बताया इसने मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि मैटर जो है, मादा जो है, छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम ज़रात पर मुश्तमिल है जिनको एटम का नाम दिया गया है। और ये एक लफ्ज़ है, लेटिन वर्ड एटमोस, उससे निकला है। इसका मतलब ही इंडिविजुअल है, नाकाबिले तकसीम। 19वीं सेंचुरी के शुरू में जॉन डाल्टन जो था उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसने बताया मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये डेफिनेशन 2 नंबर की बहुत दफ़ा आ चुकी है डाल्टन थ्योरी के नाम से। फिर इसके बाद जिन लोगों का नाम आता है, गोल्डस्टेन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और बहुत से दूसरे साइंटिस्ट, जिन्होंने बताया कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया गया है। ये सवाल भी आ चुका हुआ है कि इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किया, प्रोटॉन किसने दरियाफ्त किया, न्यूट्रॉन किसने दरियाफ्त किया। तो ये हम आगे इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे और आपने डिस्कवरर के नाम जो हैं वो लाजमी याद कर लेने। इसके बाद गोल्डस्टेन का नाम आता है जिसने प्रोटॉन डिस्कवर किए। 1897 में जे थॉमसन ने बताया कि नेगेटिव चार्ज वाले कुछ पार्टिकल एटम के अंदर मौजूद हैं जिनको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। अब हमारे पास एक बहुत अहम सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर 1895 में सर विलियम क्रोक्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने कोलाइज ट्यूब ली। इसको कोलाइज ट्यूब का नाम तो खैर बाद में दिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब इसको आप कहेंगे, जिसमें उसने बहुत लो प्रेशर के ऊपर गैस में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारने का तजर्बा किया। ये प्रेशर इतना लो था, 10⁻⁻⁴ ATM एटमॉस्फेयर। ये याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत दफ़ा पूछा गया है, 2-3 दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है कि विलियम क्रोक्स वाले एक्सपेरिमेंट में प्रेशर कितना था। जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में से वोल्टेज वाला करंट गुजारा गया तो कुछ चमकदार शुआएं जो हैं वो नज़र आईं जो कि एनोड की तरफ गईं। इससे ये साबित हुआ, चूँकि ये पॉजिटिव एंड की तरफ गई हैं, इनके ऊपर इट सेल्फ नेगेटिव चार्ज है और बाद में इनको कैथोड का नाम दिया गया क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब को पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के साथ बैटरी के कनेक्ट किया गया है। वैक्यूम पंप भी लगाया गया है। इसका फंक्शन भी बहुत दफ़ा पूछा गया है। वैक्यूम पंप का फंक्शन ये होता है कि हवा को यहाँ से निकाल दिया जाए ताकि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो हिंड्रेंस के बगैर हो और रिज़ल्ट उसका जो है प्रॉपर आ जाए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पे जब बैटरी लग गई तो ग्लो प्रोड्यूस हुई, रोशनी, जिससे शुआएं आती हुई नज़र आई कैथोड की तरफ से, इसीलिए इनको कैथोड का नाम दिया गया। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज हैं। मुख्तसर लिखा है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कि ये सीधी लाइन में ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द कैथोड रेज सरफेस, कैथोड रेज के जो कि 90 के एंगल पे होता है परपेंडिकुलर। दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर इनके रास्ते में आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका साया आ जाता है। जैसे बल्ब रोशन हो तो आप उसके हाथ में, रास्ते में हाथ करते हैं तो आपका साया दीवार के ऊपर आ जाता है और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो इस बात की निशानदेही करता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जी, 4th पॉइंट, दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस बॉडी के ऊपर ये पड़ती हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। चार्ज टू मास रेशो इनकी जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड की। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वाल
से टकराती हैं तो रोशनी पैदा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा अहम है कि किसी भी किस्म की कोई भी गैस इस्तेमाल कर लें, उससे जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी उनकी नेचर जो है वो सेम होगी, गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। डिस्चार्ज ट्यूब कोई भी गैस इस्तेमाल करें वुड भी सेम, वो एक ही तरह की होंगी। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा अहम टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। 1886 में गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया। इन एडिशन टू कैथोड रेज अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज के अलावा भी कुछ रेज डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती हैं। दीज रेज वर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज, जो कि कैथोड रेज के मुखालफ ट्रैवल कर रही होती हैं। ही यूज द डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड, क्योंकि उसने परफोरेटेड सुराखदार कैथोड इस्तेमाल किया था तो इसलिए वो इन रेज को डिटेक्ट कर पाया। ही फाउंड दैट दीज रेज पास थ्रू होल प्रेजेंट इन द कैथोड, कि वो जो परफोरेटेड कैथोड के होल थे उन परफोरेशन से ये रेज जो है वो निकल गई और डिटेक्ट हुई वाल के ऊपर डिस्चार्ज ट्यूब की। ही कॉल्ड दीज रेज एज कैनाल रेज, इन रेज को कैनाल रेज का नाम दिया गया, क्योंकि कैनाल की सूरत में एक जो है धार की सूरत में आ रही होती हैं, इसलिए इनको कैनाल रेज का नाम दिया गया। और ये पॉजिटिव चार्ज रखती हैं, इसलिए प्रोटॉन कहलाई। प्रोटॉन के बराबर इनके ऊपर यूनिट चार्ज भी मौजूद था। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनी हुई है और सेम वही पीछे वाली डायग्राम है। इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज वाले जो ज़र्रात हैं, पार्टिकल्स हैं, वो परफोरेटेड कैथोड के सुराखों में से जाते हुए दिखाए गए हैं, जिनको कैनाल रेज का नाम दिया गया है। ये भी ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में अपोजिट टू द कैथोड। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ, पोल की तरफ मुड़ जाती हैं तो इससे साबित होता है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। जी, ये जो कैनाल रेज है ये इनकी जो नेचर है ये गैस की नेचर पे डिपेंड करती है कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी आपने इस्तेमाल की है गैस। दीज रेज डोंट ओरिजिनेट फ्राम कैथोड, या कैथोड से निकलती नहीं हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि जो गैस के एटम्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उनसे कोलाइड करते हैं कैथोड रेज के, तो उन एटम्स का कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डिसलॉज हो जाता है, निकल जाता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस गैस एटम के ऊपर। तो वो पॉजिटिव चार्ज कैनाल रे की सूरत में जो है वो अपीयर होता है। mass of these particle was found to be equal to that of proton or simple multiple of it। तो 1840 गुना जो था ये इलेक्ट्रॉन से भारी निकला, इसी बिना पर इसको प्रोटॉन का नाम दिया गया। और उसको चाहे किसी भी किस्म की गैस को यूज़ करें, उसका जो बैस होगा यूनिट चार्ज का वो प्रोटॉन के मल्टीपल के इक्वल होगा। जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बहुत अहम टॉपिक है। ये 1932 में जेम्स चैडविक जो था, एक साइंटिस्ट था, उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जब उसने ब्रिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रिलियम का जो मैस नंबर है 9 है, उसका प्रोटॉन नंबर 4 है। इसी तरह हीलियम का 4 है मैस नंबर, प्रोटॉन नंबर 2 है। दोनों का मिला के जो है प्रोटॉन नंबर जो है वो 6 बन गया है और 13 बनना चाहिए था लेकिन 12 बना है। तो कार्बन बन गया, ये कार्बन 612 प्लस 1 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन साथ में जनरेट हुआ जिसका मैस तो ऊपर 1 लिखा है, जो मैस डेफिसिट इस तरफ से आया वो वहाँ पूरा हुआ। और 0 उसके ऊपर चार्ज है, प्रोटॉन नंबर 0 शो हो रहा है नीचे। तो ये इक्वेशन बहुत अहम है, छोटा सा क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आ जाता है ये, तो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता। ये बहुत दफ़ा पूछा गया है।
दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत पेनिट्रेटिंग होते हैं, नफूज पजीरी बहुत ज़्यादा है इनकी, और इनका जो मैस है वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल जो कि एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं उनको बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल के ऊपर, जो कि 0.00004 सेंटीमीटर थिक था। तो ये इसकी थिकनेस बहुत दफ़ा इम्तिहान में पूछी गई है, एमसीक्यू के हवाले से बहुत अहम है। अल्फ़ा पार्टिकल जो थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम और प्लोनियम वगैरह जो एमिट करते हैं वहाँ से लिए गए। दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई, और ये बहुत पेनिट्रेटिंग होते हैं मैटर में से। उसने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल को इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया क्या जी, ही प्रूव्ड दैट प्लम पुडिंग मॉडल वाज रॉन्ग। इसने साबित किया कि जो प्लम पुडिंग मॉडल था एटम का उसने 20,000 के करीब अल्फ़ा पार्टिकल, आप देखते हैं उसने कैसे बम्बार्ड करवाए गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो उसने देखा कि बहुत थोड़े जो थे वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत उससे भी बहुत कम उस गोल्ड फाइल से टकरा कर जो थे वो वापस आए, रिबाउंस हुए, और ज़्यादातर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड गुजर गए, सीधे गुजर गए। तो इन बातों से उसने ये साबित किया कि एटम जिस तरह का बताया जाता है उस तरह का नहीं है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस नहीं है चार्ज के लिहाज से। प्लम पुडिंग ने यही कहा था ना कि इक्वली जो है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे प्लम एंड दी पुडिंग होते हैं। तो इसने इस मॉडल को गलत साबित कर दिया इन शहादात ने। अब हम देखते हैं रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल जो थे वो पास हो गए, गुजर गए अनडिफ्लेक्टेड, देयर फॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज़ एम्प्टी। तो ये साबित होता है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। द रिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव्ड दैट देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम। डिफ्लेक्शन जो है ये साबित कर रही है कि एटम के दरमियान में कोई पॉजिटिव जो है वो चीज़ मौजूद है, जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। द कंप्लीट रिबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल शो दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। जो रिबाउंस हो गए पार्टिकल वापस आए, उससे पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है वो डेंस और हार्ड है। सिंस अ फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, चूँकि थोड़े से पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, उससे पता चला कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, कि न्यूक्लियस का साइज़ भी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू टोटल साइज़ ऑफ एटम। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करते रहते हैं। एंड एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, एटम जो है वो न्यूट्रल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के अलावा ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स को न्यूक्लियन का नाम दिया गया। बहुत अहम सवाल है, 4 नंबर का, बहुत दफ़ा आया हुआ है लॉन्ग में। रदरफोर्ड के मॉडल के डिफेक्ट्स क्या है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड दे शुड फॉल अल्टीमेटली इनटू द न्यूक्लियस। कि इलेक्ट्रॉन जब गर्दिश कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर, मदारों के अंदर, तो एनर्जी भी खारिज कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा एनर्जी खारिज करते करते उनको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इफ़ द इलेक्ट्रॉन मिट एनर्जी दे वुड फॉल, ठीक है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन मिट एनर्जी कर रहे हैं कंटिन्यूसली, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इन फैक्ट बट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। उनको मसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम जो है, बैंड ऑफ कलर जो है वो हमें मिलता है। तो साइंटिस्ट ने रदरफोर्ड के जो है मॉडल के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाए
लेकिन इससे कुछ सवालात जहन में आए। ये सवालात अलग से पूछे गए एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में। हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई आर एटम स्टेबल? एटम कोलैप्स कैसे कर सकता है और एटम स्टेबल क्यों है? वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों देता है एटम? साइंटिस्ट कंसिडर देयर मस्ट बी एन अदर मॉडल ऑफ एटम। एक नया मॉडल, एक और मॉडल होना चाहिए क्योंकि ये मॉडल भी परफेक्ट नहीं था। बोहर एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड के बाद नील बोहर ने 1913 में एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया। क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वाज यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी वो इस मॉडल की बुनियाद बनी। ये आपके सामने एक टिपिकल हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसके शेल बनाए गए हैं। जी, इसके अहम जो पॉइंट्स हैं वो दर्ज झेल हैं। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है ये उसके ऊपर अप्लाई करके देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द मदारों में जो है वो गर्दिश करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि इसमें होता है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज। हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो मखसूस होती है, फिक्स होती है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक मदार में मौजूद रहता है, इट डजेंट रेडिएट और अब्जॉर्ब एनर्जी, तब तक वो एनर्जी जज़ब या खारिज नहीं करता। इसको आप इस बात से याद रख लें, जब तक आप किसी को छेड़ते नहीं हैं तो वो कोई अपना रिएक्शन शो नहीं करता। The energy is emitted or absorbed when only when an electron jumps from one orbit to other orbit। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से पहले में या पहले से दूसरे में मूव करता है तो ही एनर्जी जज़ब या खारिज होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्राम हायर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट तो वो एनर्जी जो है वो जज़ब करेगा, और अगर वो ज़्यादा एनर्जी वाले मदार से कम वाले में जाता है, हायर टू लोअर एनर्जी वाले मदार में जाता है, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। और इसका जो डिफरेंस है वो हम इस फॉर्म में निकालेंगे। E2 हायर एनर्जी माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है न्यू, तो ये जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल आएगा जब उसको हल करेंगे। इसी तरह अगर हम वैल्यू देखें एच की 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और जो म्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। फिफ्थ पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR। MVR इज इक्वल टू NH/2π। एन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है 1 2 3 4, जो वैल्यू भी होगी उसको आप पुट करेंगे। इसमें एच की वैल्यू गिवन है, 2π का पता है आपको, तो उससे आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो निकलता जाएगा फॉर ईच ऑर्बिट। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकेंगे। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में और बोहर एटॉमिक थ्योरी में क्या फ़र्क है। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी क्लासिकल थ्योरी थी, जबकि बोहर एटॉमिक थ्योरी जो थी वो क्वांटम थ्योरी थी। रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में बताती है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जबकि बोहर एटॉमिक थ्योरी ये बताती है कि न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस एनर्जी के ऑर्बिट्स हैं जिनके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ऑर्बिट्स का कोई आइडिया नहीं दिया, और ऑर्बिट्स का आइडिया और एंगुलर मोमेंटम का आइडिया बोहर ने दिया। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मुसलसल स्पेक्ट्रम की बात की रदरफोर्ड ने, बोहर ने लाइन स्पेक्ट्रम की बात की। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम शुड कोलैप्स, एटम को फना हो जाना चाहिए। बोहर ने कहा कि एटम शुड एग्जिस्ट। जी, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बुक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है, लेकिन किस असूल के तहत होती है उसका नाम नहीं लिखा हुआ। उसको हम कहते हैं एफबाउ प्रिंसिपल।
जो कि ये है कि इलेक्ट्रॉन इंटर द लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले मदार में दाखिल होते हैं, फिर ज़्यादा वाले में। आप ये जो देखेंगे ना 1s2 2s2 2p6, तो ये एनर्जी के लिहाज से ये डिज़ाइन किए गए हैं। 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, ऐसे। तो हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं और आप देखेंगे कि s के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं, एफ़ के अंदर जो है वो 14 आ सकते हैं। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ एस और पी तक ही है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कोर्स में, और वह एस और पी पे ही पूरी हो जाती है। तो इसको अज़बर करने का, याद करने का फार्मूला एक मैंने दिया हुआ है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। यानी जहाँ स्कूल आएगा वहाँ एस, फिर स्कूल आएगा, फिर एस, 1s 2s हो गया। पब्लिक स्कूल 2s लग गया तो फिर 2p आ गया पब्लिक की जगह पे, स्कूल आ गया आगे, तो 2s लग चुका है, अब ये 3s हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। KLMN इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट बड़ा होता है और ऑर्बिटल छोटा होता है। SPDF ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को हम शेल भी कहते हैं, ऑर्बिट को हम शेल भी कहते हैं, जबकि ऑर्बिटल को सब शेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आइसोटोप्स, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। जब मास नंबर डिफरेंट होगा तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। इसके एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, एलिमेंट्स एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरह से पूछा जा सकता है MCQs में। और इस तरह भी आप इसको देख लें, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है, एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उनके ऊपर, बट दे डिफ़र इन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के हवाले से ये डिफरेंट होते हैं जी। आप देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम H11, मतलब इसमें एक ही जो है नीचे इसका मास नंबर है और एक ही इसका जो है वो एटॉमिक नंबर है। ड्यूटेरियम, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन हो गया, तो मास नंबर इसका 2 हो गया। प्रोटियम में 0 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है, ये सवाल अक्सर पूछा भी जाता है। ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उसका मास नंबर 3 हो गया। इसी तरह कार्बन 612, 613 और 614 है। अहम आइसोटोप से याद करने, अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने हो किसी आइसोटोप के, तो जो नीचे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है उसको ऊपर वाले फिगर से मास नंबर से माइनस कर दें तो आपके न्यूट्रॉन निकल आएंगे। क्लोरीन के भी इसी तरह 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और 37 वाला, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम बहुत अहम है। यूरेनियम 234, 235 और 238। 238 जो है ये 99% जो है ये नेचर में पाया जाता है। यूजर्स ऑफ आइसोटोप्स बड़े अहम हैं। रेडियोथेरेपी, लॉन्ग क्वेश्चन में सवाल आ जाते हैं, शॉर्ट में भी एक आध पॉइंट आ सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज़ होते हैं। आइसोटोप्स लाइक P32, strontium 90 are used because they emit less penetrating beta radiation. For cancer, cobalt 60 is used. MCQs में भी बहुत आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये बहुत पूछा गया है। ट्रेसर्स for diagnosis and medicine. Radioactive isotopes are used as tracers in medicine to diagnose the presence of tumor. रसौली का पता लगाने में इस्तेमाल होते हैं। Isotopes of iodine 131 are used for diagnosis of goiter in thyroid gland. गिल्लड़ की तशखीस में इस्तेमाल होता है। Similarly, tactinium is
यूज टू मॉनिटर दी बोन ग्रोथ, टाइटेनियम हड्डियों की ग्रोथ को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। ये जब हम किसी पुरानी बिल्डिंग की उम्र को हमने मालूम करना हो, डिटेक्ट करना हो, या फॉसिल्स वगैरह जो दरियाफ्त होते हैं, तो तब हम एज डिटर्मिनेशन के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। बहुत अहम डेफिनेशन है। तो इसका एक मेथड है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। बाई मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14 इन दैम, कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं उनके अंदर, तो इसको हम रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग या सिंपली कार्बन डेटिंग का नाम देते हैं, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फोर्थ है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो इसमें भी हम केमिकल रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की कैसी है उसको डिटर्मिन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन 14 को हम लेबल करते हैं और CO2 जो है उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करवा के हम उसके पाथ को डिटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट जो है यूजर्स एप्लीकेशन पावर जनरेशन, बहुत अहम है। अलग से भी 2-3 दफ़ा 4 मार्क्स का पूछा गया है एग्ज़ाम में। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन में इस्तेमाल होते हैं। यूरेनियम 235 जो है, जब इसको थर्मल न्यूट्रॉन से हम बम्बार्ड करवाते हैं, जिसको हम स्लो न्यूट्रॉन भी कहते हैं, तो बेरियम और क्रिप्टॉन में ये टूट जाता है और 3 थर्मल न्यूट्रॉन मज़ीद आगे प्रोड्यूस होते हैं, जो कि मज़ीद 3 यूरेनियम को आगे तोड़ते हैं और इसी तरह ये प्रोसेस मल्टीप्लाई होता जाता है। तो 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, फिर 243 ऐसे चलता जाएगा। और जहाँ तक हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है उसकी लिमिट रखी होगी मॉड्यूलेटर को यूज़ करके, वहाँ तक ये रिएक्शन होगा और हमारे लिए इससे पावर जनरेशन हो सकेगी। जी, चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। गो के वीडियो तकरीबन 28 मिनट की हो चुकी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।